YouTube के इस ऑनलाइन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं 12th बोर्ड के विद्यार्थियों को बता दूं, जो उनका व्यवसाय अध्ययन का एग्जाम रह गया था, वो एग्जाम 22 जून को होने जा रहा है और आप सभी एक बार अपनी तैयारी पुनः से अच्छे से शुरू कर दें ताकि आप अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो हमारे अन्य मित्र हैं उन मित्रों को भी इस ऑनलाइन क्लासेस का लाभ प्राप्त हो सके। चलिए मैं बात करता हूं कल की। कल हम लोगों ने प्रबंध का अर्थ, उसकी विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया था और आज उसी कड़ी में हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध के उद्देश्य कि प्रबंध के उद्देश्य क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले वापस एक क्वेश्चन करता हूं जो मैंने कल आपसे किया था कि प्रबंध क्यों किया जाता है। प्रबंध क्यों किया जाता है, तो एक बार पुनः मैं बताता हूं कि प्रबंध निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक संगठन के अंदर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध किया जाता है। तो प्रबंध के उद्देश्य के मैं बात कर रहा था कि प्रबंध के 4 उद्देश्य बताए गए हैं: प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कि प्रबंध क्या है। प्रबंध खुद एक क्रिया है, प्रबंध एक क्रिया है, कार्य है। तो प्रबंध एक क्रिया है और प्रत्येक क्रिया का अपना उद्देश्य होता है, प्रत्येक क्रिया का अपना उद्देश्य होता है। और इसी प्रकार प्रबंध के भी कुछ उद्देश्य थे और यही वो उद्देश्य है: प्राथमिक, सहायक, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य। अपन बात करते हैं आज सबसे पहले प्राथमिक उद्देश्य के बारे में। देखिए, अब प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी उपक्रम से संबंधित, किसी भी संगठन से संबंधित विभिन्न पक्षों की आकांक्षाओं को संतुष्टि प्रदान करना। अब देखिए, विभिन्न पक्ष कौन कौन से? एक संगठन के अंदर आंतरिक पक्ष भी होते हैं और बाह्य पक्ष भी होते हैं। आंतरिक पक्ष में कौन कौन आता है? आंतरिक वर्ग में कौन कौन आता है? जैसे प्रबंधक है, कर्मचारी है, नियोक्ता है, ये सारे आंतरिक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। और बाह्य पक्ष के अंतर्गत कौन आता है? बाह्य पक्ष में अंशधारी आते हैं, बाह्य पक्ष में ग्राहक आते हैं, सरकार आती है, बैंकें आती है, ये सारे बाह्य पक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो एक प्रबंध का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं को संतुष्टि प्रदान करना, विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं को संतुष्टि प्रदान करना। जैसे एक ग्राहक क्या चाहता है? एक अच्छी क्वालिटी का माल चाहता है। एक अंशधारी क्या चाहता है? वो चाहता है जो उसने अंशों के अंदर वहां पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उससे उचित लाभार्जन चाहता है। एक प्रबंधक क्या चाहता है? एक प्रबंधक जिसने अपना पारिश्रमिक चाहता है। तो प्रत्येक, चाहे वो आंतरिक पक्ष है या बाह्य पक्ष है, कुछ न कुछ चाहते हैं, वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे उपक्रम अपने उद्देश्यों को प्राप्ति कर सके और जिसके लिए उसे स्थापित किया गया था। चलिए, प्राथमिक उद्देश्य में मैंने जो लाइन बोली अभी, जैसे नंबर 1, उचित लागत पर उत्पाद एवं सेवाओं का उत्पादन करना। यानी एक प्रबंध का जो प्राथमिक उद्देश्य है उसमें अगर मैं नंबर 1 बात करूं, इसमें भी एक नंबर 1 में बात करूं, तो इसमें क्या है? उचित लागत पर। देखिए, अपन सबसे पहले मैंने कल आपको बता दें अर्थ के अंदर कि प्रबंध का जो एक संक्षेप में अर्थ है वो क्या है? न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उचित लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं का उत्पादन करना। उचित लागत पर सेवाओं का, वस्तुओं का उत्पादन करना। नंबर 2 के लिए बात करता हूं मैं, उन उत्पादों एवं सेवाओं का उचित मूल्य पर वितरण करना। देखिए, जब हमने उचित लागत पर सेवा वस्तु का उत्पादन कर दिया है तो दूसरा उद्देश्य हमारा क्या रहेगा? जो हम लोगों ने सेवाएं व वस्तु उत्पादित की है उनका उचित मूल्य पर क्या हो? वितरण किया जाए। तो दूसरा क्या है? उचित मूल्य पर वितरण करना।
उचित मूल्य पर किनको, जिनको आवश्यकता है। अब नंबर 3 में बात करूं, उपक्रम में उन सभी संसाधनों को उचित पारिश्रमिक देना, उन सभी संसाधनों को उचित पारिश्रमिक देना जो आपके संगठन में कार्यरत है या नहीं भी है, किसी उपक्रम में जो सारे जितने भी संसाधन हैं उपक्रम के विभिन्न संसाधनों को उचित पारिश्रमिक देना। देखिए विभिन्न संसाधन कौन कौन से, चाहे वह मानवीय हो, भौतिक हो, वित्तीय हो, मानवीय, भौतिक या वित्तीय संसाधन, इनको उचित पारिश्रमिक यानी कि जो आप यहां कर्मचारी कार्यरत है उनको उचित समय पर वेतन प्रदान करें। भौतिक संसाधन जैसे मशीनरी वगैरह है, उनका रख रखाव है, मेंटेनेंस वगैरह, वो भौतिक संसाधन हो गए। वित्तीय संसाधन जहां से आपने पूंजी वगैरह है उस पर ब्याज वगैरह जो भी देना है वह वित्तीय संसाधन, यानी उपक्रम के विभिन्न संसाधनों को क्या करना है, उचित पारिश्रमिक देना है। और अंत में जो चौथा प्राथमिक उद्देश्य है वह है उपक्रम को उचित मात्रा में लाभार्जन करना। उपक्रम को जिसके लिए वो स्थापित किया गया है, उपक्रम को उचित लाभार्जन प्रदान करना। देखिए आखिर संगठन किसी न किसी कार्य से स्थापित किया गया है और उसका उद्देश्य क्या था, लाभार्जन प्राप्त करना, तो उचित लाभार्जन प्राप्त किया जाए। अब देखिए वापस मैं ले रहा हूं प्राथमिक उद्देश्य में क्या है, नंबर 1 अच्छे से याद करना, सवाल पूछा जा सकता है कि प्रबंध के प्राथमिक उद्देश्य लिखिए या कोई 2 प्राथमिक उद्देश्य बताइए, 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है आपसे। तो मैं बता दूं आपको, नंबर 1 उचित लागत पर सेवाओं व वस्तुओं का उत्पादन करना। नंबर 1 उचित लागत पर सेवाओं व वस्तुओं का उत्पादन करना। नंबर 2 उचित मूल्य पर उनका वितरण करना। किनका, वस्तुओं व सेवाओं का वितरण करना। नंबर 3 उपक्रम के अंदर जो विभिन्न संसाधन है उन विभिन्न संसाधनों को पारिश्रमिक देना। और अंत में जो चौथा था वो उपक्रम को उचित लाभार्जन प्रदान करना, अर्जित करके देना। तो ये प्रबंध के 4 प्राथमिक उद्देश्य। अब हम नंबर 2 में बात करते हैं सहायक उद्देश्य। प्रबंध के सहायक उद्देश्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं सहायक उद्देश्य कौन से होते हैं। सहायक उद्देश्य वह होते हैं जो प्राथमिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। सहायक उद्देश्य हम लोग किसे कहेंगे, सहायक उद्देश्य वह होते हैं जो प्राथमिक उद्देश्य की प्राप्ति में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। देखिए सहायक उद्देश्य किसी भी संगठन की आंतरिक प्रणाली से संबंधित है। आंतरिक प्रणाली से यानी एक संगठन के अंदर क्या हो रहा है उससे संबंधित होते हैं ये सहायक उद्देश्य, जिससे कार्य निष्पादन में कुशलता से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे कार्य निष्पादन आसानी से कुशलता से किया जा सकता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सहायक उद्देश्य। अब देखिए सहायक उद्देश्य जो है ये विभिन्न संसाधन के रूप में, जैसे ये भौतिक संसाधन भी हो सकते हैं, चाहे मानवीय संसाधन हो सकते हैं, चाहे वित्तीय संसाधन हो सकते हैं, तो ये सारे सहायक उद्देश्य के अंतर्निहित होते हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले सहायक उद्देश्य के रूप में, ये सहायक उद्देश्य हम लोग किसे कहेंगे, सहायक उद्देश्य। देखिए सहायक उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है। यह किसी भी संगठन के आंतरिक भाग से संबंधित है, आंतरिक कार्य प्रणाली से संबंधित है, और इसका उपयोग करने से कार्य का निष्पादन कुशलता के साथ किया जा सकता है, और यह मानवीय, भौतिक या वित्तीय किसी भी रूप में हो सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि प्रबंध के सहायक उद्देश्य कौन कौन से हैं। नंबर 1 विभिन्न संसाधनों में गुणवत्ता उत्पन्न करना। विभिन्न संसाधनों में गुणवत्ता उत्पन्न करना। जो भी विभिन्न संसाधन की बार बार बात आ रही है, विभिन्न संसाधनों में गुणवत्ता प्राप्त करना। नंबर 2 की मैं बात करूं तो नंबर 2 में इनका यथोचित समय एवं स्थान पर उपयोग करना। देखिए
जो भी विभिन्न संसाधन है, कौन कौन से, चाहे वो मानवीय है, भौतिक है, वित्तीय है, इनका एक निश्चित समय, जहां पर जब आवश्यकता है, यानी यथोचित समय एवं स्थान पर उपयोग करना। यथोचित, या मैं उचित भी लिखूं, या यथोचित समय एवं स्थान पर उपयोग करना। नंबर तीन, इनके उपयोग में सामंजस्य स्थापित करना, चाहे वो मानवीय है, भौतिक है या वित्तीय संसाधन है, इनका जब हम उपयोग कर रहे हैं तो इनके मध्य एक सामंजस्य भी होना चाहिए। सामंजस्य स्थापित करना क्यों? क्योंकि ये समस्त संसाधन एक दूसरे के पूरक संसाधन होते हैं। तो मैं बात करूं कि विभिन्न संसाधनों में सामंजस्य स्थापित करना। क्यों? क्योंकि यह एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। तो मैं बात कर रहा था प्रबंध के सहायक उद्देश्य की, और इस सहायक उद्देश्य के अंतर्गत वापस रिपीट करता हूं, सहायक उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। यह आंतरिक कार्य प्रणाली से संबंधित होते हैं। यह जो विभिन्न संसाधन है किसी भी रूप में हो सकते हैं, और जिससे कार्य निष्पादन में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। ये तो सहायक उद्देश्य के बारे में 4 बातें हुई। अब सहायक उद्देश्य है कौन कौन से? तो नंबर 1, विभिन्न संसाधनों में गुणवत्ता प्राप्त करना, यथोचित समय एवं स्थान पर विभिन्न संसाधनों का उपयोग करना, और विभिन्न संसाधनों में सामंजस्य स्थापित करना। क्यों? क्योंकि विभिन्न संसाधन एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य की। नेक्स्ट बात क्या किसकी करते हैं हम लोग? व्यक्तिगत उद्देश्य की। तो देखिए, किसी भी संगठन में, उपक्रम में व्यक्तिगत उद्देश्य मानवीय संतुष्टि से संबंधित है। व्यक्तिगत उद्देश्य का मतलब ही क्या है? मानवीय संसाधनों को संतुष्टि प्रदान करना, व्यक्तिगत उद्देश्य। तो किसी भी उपक्रम में व्यक्तिगत उद्देश्य मानवीय संसाधनों की संतुष्टि पर निर्भर करता है। किसी संस्था में विभिन्न संसाधनों को मानवीय एवं अन्य संसाधनों में विभाजित किया जाता है। मैंने अभी बात कही थी कि एक उपक्रम के अंदर विभिन्न संसाधन कार्यरत होते हैं, चाहे वो मानवीय हो या भौतिक हो या वित्तीय संसाधन हो। तो मैं बात करूं कि व्यक्तिगत में तो मानवीय तो अलग हो जाएगा और अन्य संसाधन वो हो जाएंगे, लेकिन यहां पर जो हमारा पॉइंट है व्यक्तिगत उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य एक ही है, और इसका उद्देश्य क्या है? मानवीय संसाधनों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान की जाए। अब इसमें आगे बात करूं कि किसी भी उपक्रम में मानवीय संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग। इसके अंदर अगर अपन बात करें तो व्यक्तिगत उद्देश्य को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। और वो कौन कौन से हैं? उद्यमी 1, प्रबंधक 2 और कर्मचारी 3। देखिए, एक संगठन में, एक उपक्रम में व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए इस मानवीय संसाधनों को भी 3 वर्गों में बांटा गया। और 3 वर्ग कौन कौन से? उद्यमी, प्रबंधक और कर्मचारी। उद्यमी कौन? जो उद्यम करता है, साहस करता है, संगठन की स्थापना करता है, वो तो हो गया आपका उद्यमी। प्रबंधक जो संगठन के अंदर समस्त प्रबंध की विभिन्न क्रियाओं को देखता है, कार्य करवाता है, उसे कहेंगे हम लोग प्रबंधक। और कर्मचारी जो कार्य करता है उन उद्देश्यों की प्राप्ति में जो निम्न स्तर का होता है वो होता है कर्मचारी। तो मानवीय संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? उद्यमी, प्रबंधक और कर्मचारी। अब प्रबंधक का उद्देश्य इन सभी वर्गों की जो आकांक्षाएं हैं उन आकांक्षाओं को पूरा करना है, इन मानवीय व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत। तो प्रबंध का उद्देश्य इन सभी वर्गों की आकांक्षाओं को क्या करना होता है? पूरा करना है। इसलिए यह आवश्यक है कि उपक्रम में एक ऐसा वातावरण एवं कार्य प्रणाली विकसित की जाए जिससे सभी व्यक्तियों की संतुष्टि प्राप्त हो और उन्हें संपूर्ण क्षमता से कार्य करवाया जा सके। तो देखिए, अब व्यक्तिगत उद्देश्य में और मैं बात करूं कि जो ये 3 वर्ग हैं, अब इस तरह का उस उपक्रम के अंदर वातावरण क्रिएट किया जाए जिससे इन समस्त जो मानवीय संसाधन है
इन समस्त मानवीय संसाधनों की आवश्यकताएं है या उनकी जो अधिक से अधिक इनको संतुष्टि प्राप्त हो और हम भी यानी एक उपक्रम या संगठन भी ज्यादा से ज्यादा उनकी कार्य क्षमता का उपयोग कर सके। ये था हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य। और हम लोग चौथे बिंदु की तरफ जाते हैं और वो हमारा बिंदु कौन सा है? सामाजिक उद्देश्य। देखिए, सामाजिक उद्देश्य स्पष्ट है कि एक उपक्रम जो विभिन्न संसाधन है, चाहे वह मानवीय संसाधन हो, भौतिक संसाधन हो और वित्तीय संसाधन हो, वो कहां से प्राप्त करता है? समाज से प्राप्त करता है। तो देखिए, हम लोग समाज से काफी कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो एक उपक्रम का यह कह सकता हूं कर्तव्य बनता है कि वह जो समाज से प्राप्त कर रहा है उसके बदले या उससे कुछ परिवर्तित करके समाज को पुनः कुछ दे, उन्हें वापस कुछ दे। तो देखिए, उपक्रम अपने संसाधन समाज से प्राप्त करता है और उनसे कुछ उत्पादों सेवाओं में परिवर्तित करता है, यानी उन संसाधनों को वस्तुओं में, सेवाओं में परिवर्तित करता है और पुनः किसको देता है? समाज को देता है। और इन उद्देश्यों में समाज के संसाधनों का विकास करना, उनका समुचित उपयोग करना और समाज के जो प्रत्येक घटक है, यानी समाज के प्रत्येक घटक कौन कौन से? वही बाह्य घटक जिसमें अंशधारी आता है, ग्राहक आता है, विनियोगकर्ता आता है, बैंक आती है, सरकार आते हैं, ये समस्त जो हैं उन सभी प्रत्येक घटक की इच्छा पूर्ति, उन्हें अधिक से अधिक संतुष्टि प्रदान की जाए और समुचित आचरण में संलग्नता और अच्छे उदाहरण का प्रस्तुतिकरण कर एक उपक्रम की अच्छे तरीके से अपना उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये थे हमारे प्रबंध के उद्देश्य: प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रबंध के महत्व की। हम बात करते हैं प्रबंध के महत्व की। देखिए, प्रबंध के महत्व उदारीकरण से पूर्व अलग थे और उदारीकरण के पश्चात अलग थे। अब उदारीकरण से पूर्व और पश्चात अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले उदारीकरण क्या है? उदारीकरण 1991 के अंदर 1991 के अंदर कुछ नीतियां बनी थी हमारे देश के अंदर, आर्थिक नीतियां बनी थी और उन्हीं आर्थिक नीतियों के अंतर्गत 3 नीतियां थी: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसमें पहला था हमारा उदारीकरण। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं 1991 से पहले प्रबंध के क्या महत्व थे और 1991 के बाद प्रबंध के क्या महत्व आए। तो अपन इसको एक अंतर के हिसाब से पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसका सवाल पूछा भी जाता है कि उदारीकरण से पश्चात प्रबंध के क्या महत्व थे, किन्हीं 4 बिंदुओं को लिखिए, या उदारीकरण से पूर्व प्रबंध के क्या महत्व थे, इसके 4 बिंदुओं को लिखिए। तो हम लोग बात करते हैं। देखिए, उदारीकरण से पूर्व बाजार का स्वभाव कैसा था? विक्रेता बाजार था। उदारीकरण से पूर्व विक्रेता बाजार था। विक्रेता बाजार यानी कि यहां पर किसकी चलती थी? बेचने वालों की। उस समय ये नहीं देखा जाता था कि ग्राहक क्या चाहता है, बट एक विक्रेता क्या बेच रहा है और क्या बेचना चाहता है, उसी पर ही फोकस किया जाता है कि मुझे ये ग्राहक आया कि साहब ये वस्तु ये नहीं है, यही है, लेनी है तो ले लीजिए। यानी उस समय ये स्थिति थी कि विक्रेता बाजार था उदारीकरण से पूर्व। और पश्चात में क्या हो गया? क्रेता बाजार बन गया, यानी कि ग्राहक क्या है? राजा है। बाजार का राजा किसको माना गया है? क्रेता को, खरीदार को माना गया है। तो देखिए, ये फर्क था। बाजार का स्वभाव हमारे को लिखना उत्तर कैसे है कि उदारीकरण से पूर्व बाजार का स्वभाव विक्रेता बाजार था। उदारीकरण के पश्चात अगर पूछा जाए तो बाजार का स्वभाव क्रेता बाजार है। एक बात समझ। दूसरा पॉइंट, उदारीकरण से पूर्व प्रतिस्पर्धा का स्वरूप। प्रतिस्पर्धा का स्वरूप कैसा था? एकाधिकार एवं सीमित प्रतिस्पर्धा थी। देखिए, उदारीकरण से पूर्व मोनोपोली हुआ करती थी, यानी कि एकाधिकार होता था। 1-2 ऐसे विक्रेता होते थे बाजार के अंदर, उन्हीं के पास वस्तु उपलब्ध होती थी और फिर हम लोग जाते थे, भाई साहब ये वस्तु हमारे को चाहिए। अब उसने कहा कि यही रेट लगे, लेना है तो लो, नहीं तो वो रहा रास्ता। तो यानी वहां उस समय क्या था? एकाधिकार था। और सीमित प्रतिस्पर्धा, अगर कुछ प्रतिस्पर्धा थी भी तो सीमित थी, इक्के दुक्के ही प्रतिस्पर्धी होते थे। और अपन बात करें उदारीकरण के पश्चात पूर्ण प्रतिस्पर्धा, यानी फुली कंपटीशन है। एक वस्तु को बेचने के वाले सैकड़ों मिल जाते हैं, हजारों मिल जाते हैं। क्यों? और इस समय चलता किसका है? क्रेता का चलता है। आपने मांगा कि भाई साहब ये वस्तु चाहिए, ये नहीं है, तो अपन आगे चल दिए जाते हैं। तो ये आगे बात कि उदारीकरण से पूर्व प्रतिस्पर्धा का स्वरूप कैसा था? एकाधिकार एवं सीमित प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी। और उदारीकरण के पश्चात की बात करें तो प्रतिस्पर्धा का स्वरूप पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक होता है। प्रतिस्पर्धा का स्वरूप देखिए, उदारीकरण से पूर्व
स्पर्धा उदारीकरण से पूर्व आंतरिक थी। आंतरिक का मतलब एक निश्चित सीमा के अंतर्गत थी, या एक कस्बे के अंतर्गत बात करें, एक शहर के अंदर बात करें, एक निश्चित सीमा के अंतर्गत थी। और अब अपन बात करें उदारीकरण के पश्चात जो प्रतिस्पर्धा का स्रोत है वो बाह्य पहुंच चुका है। बाह्य यानी अलग अलग देशों के मध्य कंपटीशन होने लग गया है। बाह्य कंपनियां आकर हमारे देश के अंदर कार्यरत है, तो उनके साथ भी हमारा कंपटीशन हो चुका है। उदारीकरण से पूर्व मात्र आंतरिकता की था कि एक देश के अंदर ही जो निर्मित कंपनी है उन्हीं के साथ हमारा कंपटीशन हुआ करता था, लेकिन उदारीकरण के पश्चात वो बाह्य बन गया। व्यवसाय का उद्देश्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्यवसाय का उद्देश्य उदारीकरण से पूर्व कैसा था? अधिक लाभार्थी प्राप्त करना था। यानी विक्रेता के आंखों से ज्यादा लाभ प्राप्त करते थे। उनका उद्देश्य एक ही होता था कि ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से लाभ अर्जित किया जाए। लेकिन हम लोग उदारीकरण के पश्चात की बात करें तो व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? सभी पक्षों की संतुष्टि। हम लोगों ने भी पढ़ा प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सभी स्तर को संतुष्टि प्रदान करना, यानी सभी पक्षों को संतुष्टि प्रदान की जाए। आपका ग्राहक संतुष्ट होना चाहिए, दोबारा वो अपने आप हमारे पास आता है। प्रबंध का महत्व, उदारीकरण से पूर्व प्रबंध का महत्व सहायक था, यानी प्राथमिक नहीं था, सहायक। ठीक है, अगर इसका उपयोग किया जाएगा तो कार्य निष्पादन अच्छे से हो सकता है, वो वाली बात थी। तो उदारीकरण से पूर्व प्रबंध का महत्व कैसा था? सहायक था। और पश्चात में कैसा बन गया? हमारा प्राथमिक महत्व बन गया है। प्रबंध का महत्व प्राथमिक, यानी फर्स्ट प्रायोरिटीज मैनेजमेंट को दी जाएगी कि अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो नो डाउट सब कुछ अच्छा ही होना है। प्रबंध की विधियां, उदारीकरण से पूर्व जो प्रबंध की विधियां थी वो परंपरागत चलती थी। परंपरागत से तात्पर्य कि चलो जो चला आ रहा है, या एक घर के अंदर जिस प्रकार से हमारा व्यवसाय पिताजी चला रहे थे, दादाजी चला रहे थे, उस हिसाब से ही अभी भी चलाया जा रहा है, वही परंपरागत विधियां थी। लेकिन अपन उदाहरण के पश्चात की बात करें तो उस समय आधुनिक विधियां उपयोग में आने लगी। आधुनिक का मतलब जो एक मैनेजमेंट की डिग्री होती है, एक विभिन्न संस्थानों द्वारा मैनेजमेंट की डिग्रियां दी जाने लगी, और उन्हीं डिग्रियों के तहत प्रबंध का स्वरूप बदला और वही आधुनिक विधियां उपयोग में आने लगी। फिर बात करते हैं हम लोग उदारीकरण से पूर्व मानवीय संसाधनों पर ध्यान कौन दिया जाता है, यानी वहां पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को पर ध्यान नहीं दिया जाता था। यानी उनकी जो कार्य दशाएं थी, कार्यों के स्तर थे, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यानी गौण उनका संसाधनों, गौण मानवीय संसाधन थे मात्र, और उसके पश्चात प्राथमिक कर दिया गया। यानी प्राथमिक का मतलब है कि मानवीय संसाधनों ज्यादा से ज्यादा जोर देगा। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 3 वर्गों में बांटा था, उद्यमी, प्रबंधक और कर्मचारी। यानी इनकी अधिकतम संतुष्टि को महत्व दिया जाने लगा कि मानवीय संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा उनको संतुष्टि दे दी जाए। तो ये थे हमारे प्रबंध के महत्व। इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उदारीकरण से पूर्व प्रबंध के क्या महत्व है और उदारीकरण के पश्चात प्रबंध के क्या महत्व है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका बनता है इस साल के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे अन्य प्रबंध के जो कुछ महत्व हैं उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अभी हम लोगों ने प्रबंध के उदारीकरण से पूर्व और उदारीकरण के पश्चात के महत्वों को पढ़ा। अब हम आगे बात करते हैं प्रबंध के अन्य महत्व। देखिए, अन्य महत्वों की बात करें तो इसके अंदर नंबर 1 प्रतिस्पर्धा का सामना करना। देखिए, प्रतिस्पर्धा का सामना करना, आज क्या हम लोग देखें, आज का युग कैसा बन चुका है? प्रतिस्पर्धात्मक युग बन चुका है। यानी प्रत्येक संगठन आगे बढ़ना चाहता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और ये कब संभव होगा? ये संभव होगा जब एक प्रबंधक न्यूनतम लागत में एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का क्या करे? उत्पादन करे। अर्थात इस प्रतिस्पर्धी युग में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए प्रबंध के लिए ये आवश्यक है कि गुणवत्तापूर्ण उत्पाद निर्माण और कीमत भी तुलनात्मक रूप से क्या हो? कम हो। और यह तभी संभव है प्रबंध जहां पर अच्छा हो। नंबर 2, साधनों का अनुकूलतम उपयोग। साधनों का अनुकूलतम उपयोग। प्रबंध, देखिए, एक संगठन, एक उपक्रम के अंदर विभिन्न संसाधन है, चाहे वो मानवीय है, भौतिक है या वित्तीय संसाधन है। तो एक प्रबंधक क्या करता है? इन विभिन्न संसाधनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, समन्वय उनके बीच में बनाए रखता है, ताकि उनसे अधिक उनकी क्षमता का प्रयोग किया जा सके। और यह तभी संभव होगा जब जहां पर प्रबंध होगा। अर्थात एक प्रबंध के महत्व की बात यहां कर रहे हैं हम लोग कि प्रबंध एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से उपलब्ध सभी संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके।
प्रबंधक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन विभिन्न संसाधनों में सामंजस्य स्थापित करता है, उनमें समन्वय बनाए रखता है और यह न्यूनतम प्रयत्नों से अधिकतम परिणामों की प्राप्ति को संभव बनाता है। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़े नव प्रवर्तन एवं उसका उपयोग। देखिए नव प्रवर्तन आज इस प्रतिस्पर्धा युग के अंदर पर डे प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ उपकरण को एक नया देना पड़ता है, नवीन तकनीकी अपनानी पड़ती है, क्योंकि तकनीकी निरंतर बदलती जा रही है और एक उपकरण को टिके रहने के लिए, इस बाजार में टिके रहने के लिए आवश्यक है कि वह भी एक नवीन तकनीकी को अपनाए। तो आज के इस युग में नव प्रवर्तन और उसका उपयोग किसी भी संस्था के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। और नव प्रवर्तन से यहां आशय कि किसी नई तकनीक को अपनाते हुए नई वस्तु का उत्पादन करना। कुशल प्रबंधक नवीन प्रौद्योगिकी एवं उपयोग में ली जा रही तकनीकों में सामंजस्य स्थापित करता है, यानी वह क्या करता है, नवीन जो प्रौद्योगिकी है, नवीन तकनीकी है और जो उपयोग में ला रही तकनीकी है, उन दोनों में सामंजस्य स्थापित करता है और संगठन के नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाता है। नेक्स्ट, प्रभावकारी संगठन संरचना का निर्माण। प्रभावकारी संगठन संरचना प्रत्येक संगठन के कुशल संचालन के लिए प्रभावकारी संगठन संरचना का होना भी आवश्यक है। देखिए जो कार्यरत संगठन संरचना की मैं बात कर रहा हूं, संगठन संरचना यानी जो संगठन को चलाने वाले हैं, तो एक संगठन में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उसके कुशल संचालन के लिए एक प्रभावकारी संगठन संरचना का होना आवश्यक है। और एक कुशल प्रबंधक प्रभावकारी संगठन संरचना द्वारा जो कर्मिक है, कर्मचारी है, उनकी क्षमता और योग्यता का पूर्ण उपयोग करते हैं और उनके कार्यों के दोहराव को क्या करते हैं, रोकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें संतुलित आर्थिक विकास। संतुलित आर्थिक विकास की अगर हम बात करें तो किसी भी देश के आर्थिक विकास में प्रबंध का योगदान होता है, यानी एक प्रबंधक का योगदान देश के आर्थिक विकास में अत्यंत होता है, क्योंकि देश का जो आर्थिक विकास है वह किसी संगठन पर निर्भर करता है और वह संगठन उस प्रबंध पर डिपेंड करता है। तो विद्यमान लघु एवं विशाल जो उद्योगों का प्रभावी प्रबंध करके, यानी एक प्रबंध क्या करता है, जो विद्यमान एवं लघु विशाल जो उद्योग हैं उनका प्रभावी प्रबंध करके नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करके देश के संतुलित आर्थिक विकास में अपना पूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट, विभिन्न रुचि समूहों में समन्वय। देखिए विभिन्न रुचि समूह पर बात कर रहे थे, जो विभिन्न रुचि समूह है या जो पक्षकार है, चाहे वो बाह्य पक्षकार है या वो आंतरिक पक्षकार है, उनके मध्य समन्वय स्थापित करता है। किसी भी संगठन में विभिन्न रुचि समूह होते हैं अलग अलग, जैसे व्यावसायिक संस्था में स्वामी है, कर्मचारी है, ग्राहक है, आपूर्तिकर्ता है, वित्तीय संस्थान है, निवेशक है, सरकार है, समाज है। ये सारे बाह्य पक्षकार हो गए जो एक संगठन में रुचि लेने वाले हैं। उसके अलावा प्रबंध संगठन में समन्वित समूह की अपेक्षाओं में समन्वय स्थापित किया जाता है, यानी एक जो ये रुचि समूह क्या चाहता है, समाज क्या चाहता है, ग्राहक क्या चाहता है, आपूर्तिकर्ता क्या चाहता है, विनियोगकर्ता क्या चाहता है, इन सब में समन्वय स्थापित करता है ताकि प्रत्येक समूह की अपेक्षा उसके योगदान में बराबर है। नेक्स्ट अपन बात करें उद्देश्यों की प्राप्ति निर्धारित। देखिए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंध का विशेष महत्व है, क्योंकि प्रबंधक अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करता है, नियोजन करता है, उन योजनाओं को लागू करता है और संगठन की संरचना बनाता है, अधिकारों का प्रत्यायोजन करता है, यानी अधिकारों का प्रत्यायोजन, ये टॉपिक आगे आ रहा था, मैं आपको समझाऊंगा। अधिकारों का प्रत्यायोजन करता है यानी एक निश्चित सीमा तक अपने अधिकारों को प्रेषित करता है आगे, और क्रियाओं, विभिन्न जो क्रिया हैं उनमें समन्वय स्थापित करता है और क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, और इस तरीके से वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति को क्या करता है, निर्धारित करता है। और हम लोग इसका महत्व का अंतिम टॉपिक लेते हैं, जटिल समस्याओं का समाधान। संगठन में काफी सारी ऐसी समस्याएं आती है और उन समस्याएं, चाहे वो भौतिक समस्याएं हैं, मानवीय समस्याएं हैं, तकनीकी समस्याएं हैं, वैधानिक है, राजनीतिक है, विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आती है, उन समस्याओं का समाधान के लिए योग्य एवं निपुण प्रबंधकों की आवश्यकता होती है। और योग्य अपने प्रबंधक अपने विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट अनुभव के आधार पर जटिल समस्या का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। और इस तरीके से इसको, ये थे प्रबंध के महत्व। हो सकता है कि इस बार आपसे, क्योंकि पिछले वर्ष
इसका 6 नंबर का सवाल पूछा जा सका है, तो इस बार हो सकता है कि आपसे छोटा सवाल पूछा जाए कि प्रबंध के महत्व के बिंदुओं को लिखिए। चलिए आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं और शीघ्र ही मैं आपके लिए अकाउंट्स की क्लास भी शुरू करने जा रहा हूं। तो धन्यवाद, कल हम लोग आगे क्लास को जारी करेंगे।